अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक छोटा टॉपिक इस पर बनता है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसी टर्म है या एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, या अगर ये इलास्टिक है या अगर ये कुछ और है, बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक है, ये कितना इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी कितनी मानी जानी चाहिए, यानी क्या ये क्लोजर टू इलास्टिक कोलिजन माना जाए या फिर क्लोजर टू इन इलास्टिक कोलिजन माना जाए। क्योंकि हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, जो रूटीन में हमारे कोलिजन्स हमको देखने को जो हमें मिलते हैं, जैसे आपने एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिया और वो नीचे आ गई, उसने अर्थ के साथ कोलाइड किया, वो वापस आ गई। तो ये जो ऐसी एग्जांपल्स हैं, या इसके बगैर भी जो एग्जांपल्स हमारी रूटीन डे टू डे लाइफ में जो हम देखने को मिलते हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं बॉडीज़ के, ना ही वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं वो कोलिजन्स, और ना ही वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। आई बात समझ में? मतलब उनको क्लासिफाई जब हम करते हैं कोलिजन्स को, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, तो हमें एक थोड़ा सा हम इसमें मतलब सोचने में पड़ जाते हैं। हमें थोड़ा सा डिसीजन बनाना पड़ता है कि इस कोलिजन को इलास्टिक कैटेगरी में रखा जाए, उस क्लास में रखा जाए, या फिर इस कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन की क्लास में रखा जाए, उसकी कैटेगरी में रखा जाए। तो इस चीज़ को हमने, अब कोई कोलिजन हो गया, हमको एक ये भी कह सकते हैं कि भाई ये इलास्टिक तो है, ये इन इलास्टिक है, लेकिन इसमें कुछ इलास्टिसिटी भी है। अब किधर रखे इसको? ना ही ये पूरे का पूरा इलास्टिक है, ना ही ये पूरे का पूरा इन इलास्टिक है। तो हमारे पास एक रेंज बनता है एक टर्म का, जिसका रेंज 0 से 1 तक आ जाता है। ये आप देखेंगे इस टॉपिक में। और इस टर्म से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसको इलास्टिक कोलिजन वाली क्लास में रखना है, ग्रुप में रखना है, या उसके कैटेगरी में रखना है, या इस कोलिजन को इन इलास्टिक वाली कैटेगरी में रखना है। ये डिसाइड हो जाएगा किससे? जब आप इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता लगाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, ये कैसा है, क्या बेसिकली देखिए, आप जानते हैं कि जब दो बॉडीज कोलिजन से पहले मूव कर रही होती हैं, हम आम तौर पर उनकी वेलोसिटीज को डिनोट करते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, इसकी मास है m1 और ये मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से, और दूसरी बॉडी है, मास है m2 और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी u2 बिफोर कोलिजन। मैं कोलिजन से पहले की बात कर रहा हूँ। अब जब हम कोलिजन से पहले वाले की बात कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटीज हमें पता है अब कि एक की u1 है, दूसरे की u2 है। और अगर कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है v1, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है ना? ऐसे ही हम डिनोट करते हैं। आप देख रहे हैं, देखा है आपने पिछले वाले वीडियोस में। जिन लोगों ने पिछले वाले वीडियोस देखे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी तो बहुत सारे बच्चे मस्त हैं, और भी गम है ज़माने में फिजिक्स के सिवा, ठीक है, वो और चीज़ें भी देखते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इन वेलोसिटीज, इन दो बॉडीज की जो वेलोसिटीज हैं, उनका डिफरेंस अगर हम देखें बिफोर कोलिजन, और वो डिफरेंस इस तरह से ले, u1 माइनस u2, ये क्या बनती है? ये बनती है, देखिए, जितना अगर u1 माइनस u2 0 है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है। जब वेलोसिटी सेम है तो इनका सेपरेशन जो है वो एक जैसा रहेगा। समझो इस बात को। अगर ये बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर्स पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए u1, अब इसकी भी वेलोसिटी u1 है। अगर दोनों की एक जैसी वेलोसिटीज हैं, तो क्या ये नजदीक आएंगे? कभी एक दूसरे से नहीं आएंगे, एक दूसरे के नजदीक। तो इसका मतलब इनका सेपरेशन जो है वो वैसा ही रहेगा। ये कभी अप्रोच नहीं करेंगे एक दूसरे को। अप्रोच कब करेंगे? जब u1 ज्यादा होगा किससे? u2 से। तो ये बॉडी जो है ये मूव करेगी फास्टर रेट पर, और नतीजा ये उसके नजदीक पहुंच सकती है। तो ये जो डिफरेंस बन जाता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 माइनस u2। यही u1 माइनस u2 डिफाइन करेगा कि वेदर द बॉडीज आर मूविंग क्लोजर टू ईच अदर, वेदर दे आर अप्रोचिंग ईच अदर और नॉट।
सो वी कॉल दिस एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन हो गया, बॉडीज दूर दूर चली गई। कितनी दूर चली गई? उनके दरमियान अगर वेलोसिटीज का डिफरेंस देखें v2 माइनस v1, अब अगर देख लीजिए आप, अगर ये v2 बराबर होगा किसके? v1 के। कोलिजन के बाद अगर इनकी वेलोसिटीज सेम होगी, ठीक है ना, तो इनका सेपरेशन नहीं होगा, एक साथ रहेंगी, फिर सेपरेशन का कम होगा। लेकिन कोलिजन हो गया, एक की वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे से, यानी v2 मान लीजिए ज्यादा है v1 से, तो उतना सेपरेशन भी ज्यादा होगा जितना v2 माइनस v1 ज्यादा होगा। तो बात यह है u1 माइनस u2 अगर ज्यादा है तो दो बॉडीज जो है वो अप्रोच एक दूसरे को करेंगी, उनका वो क्लोजर अप्रोच में एक दूसरे की रहेंगी। अगर v2 माइनस v1 ज्यादा है तो उनका सेपरेशन ज्यादा रहेगा। तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर हम रेशो करें E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, यानी मैंने इन दो वेलोसिटीज को क्या किया, इनका रेशो। तो ये रेशो है क्या? बेसिकली ये रेशो इस तरह से है, ये रेशो है E, इसका नाम सिंबल हम देंगे E इस रेशो का, और लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन by relative velocity of approach भाई, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर मैं ये रेशो लिखूं तो ये रेशो कैसे लिखा जाएगा? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा, यानी जिस वेलोसिटी से दोनों बॉडीज अप्रोच कर रही हैं, जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वही उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। अगर ऐसा हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है। तो जब ये एक इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन हमारे पास होगा, तो उस इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसमें? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो E कितना आएगा? 1। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिख सकते हैं देन, यानी जब ऐसा होगा, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, देन E इज इक्वल टू 1। तब E किसके बराबर है? भाई 1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अभी आपने क्या देखा? फॉर परफेक्टली व्हाट? इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज इक्वल टू? E इज इक्वल टू 1। नाउ फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जरा बताएंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करती है। तो ये दो बॉडीज हैं, ये और ये दूसरी। अब आप मान लीजिए कि ये बॉडी गई और इसने इसके साथ कोलाइड किया और दोनों स्टिक हो गई, यानी ये दोनों बॉडीज जो है, ये छोटी बॉडी बड़ी बॉडी में एम्बेड हो गई। अब दोनों जब मूव करेंगी कोलिजन के बाद, एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगी, क्योंकि ये दोनों एक यूनिट बन चुकी है। और भाई समझ आ रही है बात कि नहीं? आपको ऐसे थोड़ी समझ आएगी बात। इस तरह से समझाता हूं, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी है कि एक लकड़ी का टुकड़ा ब्लॉक कहीं पर है, एक आदमी ने इस लकड़ी के ब्लॉक पर फायर किया, छोटा सा एक ब्लॉक है, और ये गोली कहाँ गई? ये इस लकड़ी के ब्लॉक के अंदर घुसी, इसी में बंद हो गई।
अब ये दोनों एक ही बॉडी बन गई और ये एक ही यूनिट, दोनों की दोनों बॉडीज एक यूनिट बन के एक डायरेक्शन में मूव हो गई। यानी लकड़ी का ब्लॉक जो है वो गोली लगते ही किसी डायरेक्शन में मूव हो गया, लेकिन गोली के साथ वो मूव हो गया, गोली तो उसी में बंद है। तो कोलिजन के बाद इन दोनों बॉडीज का हुआ क्या है? इन दोनों बॉडीज का कोलिजन के बाद की वेलोसिटी एक रही है, यानी यहां v1 इज इक्वल टू v2। अब जरा बताइए, जब इनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ये इसके साथ चिपक जाएगी, दोनों एक वेलोसिटी से जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, सो v1 इज इक्वल टू v2। जब v1 इज इक्वल टू v2 तो e0, क्योंकि यहां तो जीरो आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब ये हुआ फॉर ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 0। तो अभी आपने क्या देखा, मैं यहां पर ये थोड़ा सा रब करूंगा, जगह नहीं है, मैं इस तरह से लिखूंगा, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में? शाबाश, v1 इज इक्वल टू v2, देयरफॉर E इज इक्वल टू 0, तो उसमें E आ गया 0। अब आपका एक कोलिजन हो गया, कहीं पर आपने कोलिजन होते हुए देखा, आपने देखा u1 क्या था, आपने देखा u2 क्या है, आपने देखा आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या रही, और आपने इस E का वैल्यू निकाला। आपने देखा कि इस E का वैल्यू हो क्या सकता है? अगर इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक, तो E इज 1, परफेक्टली इन इलास्टिक तो E इज 0। तो इसका मतलब E जो है इट कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन 1। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखूंगा, E इज ग्रेटर देन 0, E इज लेस देन 1। तो मतलब ये E जो है, E की वैल्यू रहेगी 0 to 1, 0 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक। अब अगर कोई कोलिजन हुआ और उस कोलिजन में E का एक वैल्यू आ गया, और वो वैल्यू क्या आ गया? 0.7, यानी 0 नहीं है, 1 भी नहीं है, फिर क्या है? 0.7। तो ये 0.7 किसके क्लोज है? ये 0 के क्लोज ज्यादा है या 1 के क्लोज ज्यादा है? 0.7 0 के क्लोज नहीं है, बल्कि ये ज्यादा, उससे ज्यादा क्लोजर ये है किसके साथ? 1 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोलिजन हो गया है, E इसका न 0 है न 1 है, न ये परफेक्टली इलास्टिक है, न ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो फिर ये क्या है? ये इन बिटवीन है। लेकिन इसको किस कैटेगरी में माना जाए? चूंकि ये 1 के क्लोज है, तो हम इसको मानेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, हाई है, इन इलास्टिक बिहेवियर कैरेक्टर इसका कम है। कोलिजन हो गया, अब ये परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं है, लेकिन क्या इसमें ज्यादा इलास्टिक कैरेक्टर है या ज्यादा इन इलास्टिक कैरेक्टर है? हम कहेंगे कि इसका इलास्टिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि इसका E जो है वो क्लोजर टू 1 है, नॉट दैट क्लोजर टू 0। वो उतना 0 के क्लोज नहीं है जितना कि वो 1 के क्लोज है। तो इससे क्या हमें समझ आ गया? E जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इससे हमें यह पता चल सकता है कि एक कोलिजन को हम किस तरीके से क्लासिफाई करें, किस कैटेगरी में रखें। इसको क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में रखना है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वाली कैटेगरी, या इलास्टिक कोलिजन वाली कैटेगरी में रखना है या इन इलास्टिक कोलिजन वाली कैटेगरी में रखना है। कैटेगरीज को भी छोड़ दीजिए, हम ये कह सकते हैं कि इसमें इलास्टिक कैरेक्टर कितना रहा और इसमें इन इलास्टिक कैरेक्टर कितना रहा। क्या ज्यादा इलास्टिक कैरेक्टर रहा इस कोलिजन में या ज्यादा इन इलास्टिक कैरेक्टर रहा इस कोलिजन में? आई बात समझ में? तो ये चीज होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये दरअसल एक पैरामीटर बनता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे लिए एक पैरामीटर बनता है, जिस पैरामीटर से ही हम ये पता लगा सकते हैं, जिस पैरामीटर से हम क्लासिफाई एक तरीके से कर सकते हैं कोलिजन को, जो हमारी डे टू डे लाइफ में या किसी एक्सपेरिमेंट में हम होते हुए देखें। ठीक है, हाँ, तो ये है, ये चीज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाती है। तो मेरे ख्याल से ये कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा एक और मैं चीज बताऊंगा, हमने E का कोई यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि आपने देखा ये ऊपर क्या था? वेलोसिटी, नीचे क्या था? वेलोसिटी। तो ये इसका मतलब ये था कि वेलोसिटी जो का रेशो था, ये प्योर रेशो, तो उसमें कोई
यूनिट जो है वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है कि नहीं। देखिए कोलिजन की जो एग्जाम्पल्स है, आपको जो हम एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहे हैं उनसे आपको बाहर आना चाहिए। कई एग्जाम्पल्स में ये कोलिजन्स की इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर, हमारे पास एक बहुत बड़ी डिवाइस होती है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, हम यूरेनियम का फिशन करते हैं। तो आपकी क्लास छोटी है ये सब बताने के लिए, लेकिन मैं फिर भी ये बताऊंगा, आपको बताना चाहूँगा। ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम को फिशन करवाते हैं। जब यूरेनियम टूट जाता है, फिशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल आती है। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में। इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर इसमें अहम चीज़ ये है कि उसमें यूरेनियम जो होता है, हमें उसको फिशन करवाना होता है, उसको बम्बार्ड करवाया जाता है न्यूट्रॉन से। तो यहाँ कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड बिटवीन यूरेनियम हो जाता है। मगर जब ये न्यूट्रॉन यहाँ से मान लीजिए चला आया और यहाँ पर यूरेनियम था, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस था, यहाँ से न्यूट्रॉन आया, इसने इसको हिट किया। अब ये यूरेनियम को तोड़ेगा, वहाँ से एनर्जी निकलेगी। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है, इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ये हिट करे और पार हो जाए, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम हेवी वाटर में से इसको आमतौर पर पास करवाते हैं, ठीक है ना। हेवी वाटर आपने केमिस्ट्री में कई बार देखा, हम इसको लिखते हैं फॉर्मूला D2O, ठीक है ना। इस हेवी वाटर या में से जब ये पास हो जाता है न्यूट्रॉन, तो ये कोलाइड करता है हेवी वाटर के एटम्स के साथ। कभी कभी पैराफिन में से इसको पास करवाया जाता है, ये उस पैराफिन के साथ भी हिट करता है, उसके पैराफिन को भी। और इस तरीके से ये जो आपने बीच में रखी हुई चीज़ होती है, जब ये न्यूट्रॉन उसके साथ हिट करते करते जाते हैं, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी इन हेवी वाटर के मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं या पैराफिन को दे देते हैं, और इसकी एनर्जी कम हो जाती है। और यहाँ तक आते आते ये जब यूरेनियम को हिट करता है, ये इसी में फंस जाता है और इस यूरेनियम को तोड़ देता है। अब देखिए कितने कोलिजन्स हो गए। ये न्यूट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ा तो इसने पैराफिन या इस हेवी वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड किया, ठीक है ना। इसको हम मॉडरेटर कहते हैं, ये जो बीच में हमने डाल दिया, जो जिसको ये हिट करें और अपनी स्पीड उसकी वजह से डिक्रीज करें, ताकि इसकी यही वो स्पीड इस न्यूट्रॉन की बने जिस स्पीड से इस ये यूरेनियम को तोड़ सकता है। इसकी स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसमें फंस जाना चाहिए इस यूरेनियम के न्यूक्लियस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने कोलिजन्स हमें, और हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से इन कोलिजन्स को करवाया जाए। ये किस तरीके से क्या हमें यहाँ पर एक इलास्टिक कोलिजन चाहिए, क्या हमें वहाँ पर एक इन इलास्टिक कोलिजन चाहिए। तो इस तरीके से हम ये कोलिजन जो है एक्सपेरिमेंट्स में, बड़ी बड़ी डिवाइसेस में, साइंटिफिक रिसर्च में, ये कोई आम बात नहीं है जैसे हम समझते हैं। मैं यहाँ पर एक स्फीयर बनाता हूँ या एक सर्कल बनाता हूँ, ये है जी बॉडी मास M1, ये है मास M2, लेकिन आप देखिए कि साइंटिफिक रिसर्च में एंड साइंटिफिक वर्ल्ड में बल्कि ये कहाँ कहाँ हमें यूज़ इसकी हमें कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना पड़ता है। इसको इसलिए गौर से इसको आप करें और इसको समझें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।